नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं। स्कूल व्याख्याता इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की हमारी वीडियो श्रृंखला चल रही थी दोस्तों, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से लेके 1942 तक। है ना, ये हमारा दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले 2 से 3 मिनट आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं और इनको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और आज के सेशन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक रूपरेखा आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को लेकर बात करते हैं। ये हमारा नवीनतम सिलेबस है जो कि रिवाइज हुआ था इस बार, और इस नए सिलेबस में एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। वो है दोस्तों ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से लेके 1919, और इसके ऊपर मैंने 17 सेशन ले लिए हैं दोस्तों। और ये 17 सेशन आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिए, कपिलांश एकेडमी, और वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, 3 टॉपिक करवा दिए हैं, तो इसके साथ साथ इनको भी आप देखिए। मेरे कहने से ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में। लेकिन एक वीडियो को आप ज़रूर देंगे, आपको पसंद आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। ठीक है ना जी। तो नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से लेके 1942 तक। ठीक है, तो यहाँ से आज हमने स्टार्ट कर दिया है। हेडिंग आप सभी ने देख ही ली है, ये हमारा पहला सेशन है इसका। ठीक है, आगे भी आते रहेंगे सेशन। अब देखिए, टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसमें लगभग मैंने 17 सेशन आपके लिए हैं, और आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने ये क्लासेस ली भी है। आपका अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, क्लासेज आपको पसंद आ रही है। लेकिन अब आपको एक कार्य और करना है। ये जो टॉपिक हुआ है इसके लगभग मैंने 17 से 18 टेस्ट तैयार कर दिए हैं, और वो कहाँ पर तैयार करे हैं? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ऐप पर पहुँच जाएंगे। डाउनलोड करें, साइन अप करें, रजिस्टर करें। ठीक है, और वहाँ पे आपको मिलेगी इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, और इसका चार्ज रहेगा मात्र 56 रुपीज़, जिसमें आपके ये जितने भी टॉपिक है ना सिलेबस में, ये सारे टॉपिक के आपको टेस्ट मिलेंगे, मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे। केवल ये वन टाइम चार्ज है, ऐसे नहीं कि एक टॉपिक के 56 ले लिए फिर नेक्स्ट का, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ये डाउट था कि ऐसे तो हम कितना पे करेंगे। कंप्लीट का चार्ज है ये 56। ठीक है, जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको एक समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछेगा कि कौन से एग्ज़ाम के लिए, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रेड को चूज़ करना। फिर उसके बाद वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, और वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की ये इस तरह की टेस्ट सीरीज का आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कंटेंट पे देखोगे तो राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेके 1919, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 17 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, और ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के टेस्ट आप प्रैक्टिस करें, यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, हर टॉपिक को अलग अलग डिफाइन किया है। कांग्रेस की से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस, उसके बाद नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ पैक्ट, हर टॉपिक को अलग अलग डिजाइन किया है ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो। ठीक है, और जैसे ही अब ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है तो उसके बाद ये देखिए जन राष्ट्रवाद का उदय, और यहाँ पे अब टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे जैसे आपकी क्लासेस होती रहेगी। है ना, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, और किसी को टेस्ट सीरीज में कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी समस्या है तो वो सोल्व कर दी जाएगी।
ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रोसीजर बताना जरूरी था। कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है, उनको पीडीएफ वगैरह नहीं मिलते हैं जो कि फ्री अवेलेबल है ऐप के ऊपर। तो ऐप आप डाउनलोड करो, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना कोई दिक्कत आए तो। ठीक है जी, जन राष्ट्रवाद का उदय, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये हमने पढ़ लिया है, जिसमें राष्ट्रवाद का मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद ही है लेकिन बड़े लेवल पे है, इसी को हमने क्या बोला है, मास नेशनलिज्म, यानी कि इसको क्या बोल रहे हैं हम, जन राष्ट्रवाद। नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, जन यानी कि जन सहभागिता अब यहाँ पे बढ़ने वाली है। समझते हैं जन राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इजी लैंग्वेज में इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जन राष्ट्रवाद वह राष्ट्रवादी भावना और आंदोलन है जिसमें आम जनता बड़े पैमाने पर देश की स्वतंत्रता, एकता और अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से भाग लेती है। और इसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, मास नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसे ही पॉपुलर नेशनलिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें आप, इसी को मास नेशनलिज्म बोलते हैं। अब थोड़ा सा शब्दों पे गौर करें। अगर मैं ये बड़े पैमाने पर ये शब्द हटा देता हूं ना, तो वही राष्ट्रवाद का ही अर्थ निकल के आएगा। आप देखिए, राष्ट्रवादी भावना आंदोलन है जिसमें आम जनता, और बड़े पैमाने को आप हटा दो, जिसमें देश की स्वतंत्रता, एकता, अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी, सक्रिय रूप से भाग लेती है आम जनता। यानी कि जन राष्ट्रवाद में क्या है, ये बड़े स्तर पे है, नाम से ही पता चलता है, मास नेशनलिज्म। दूसरे अर्थों में समझाता हूं आपको, अगर ये नहीं आया तो इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब राष्ट्रवाद केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और सामान्य लोगों तक फैल जाए, उसे जन राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ गए क्या? राष्ट्रवाद आप जानते हैं, लेकिन वही राष्ट्रवाद जब बड़े स्तर पे हो जाए, जिसमें जन समुदाय का हर व्यक्ति उसमें भाग लेने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जन राष्ट्रवाद हो जाएगा। और ये स्थिति भारत में कब बनी थी? जब यहाँ पे महात्मा गांधी आए थे 1915 के बाद से। फिर उन्होंने सत्याग्रह किए और भी बहुत सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिनको लेकर हम वन बाई वन आगे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? सबसे पहले आप शब्द का मतलब समझे कि जन राष्ट्रवाद क्या है। उम्मीद है मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप कि जन राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, थोड़ा सा इसकी विशेषताओं पे भी बात कर लेते हैं। विशेषताएं भी आपको अर्थ समझने में हेल्प करेगी। जैसे पहली, व्यापक जन भागीदारी, भाई बड़े स्केल पर। पहले वहां पे कुछ ही लीडर आ रहे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे जनता की भागीदारी नहीं थी, भागीदारी थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी, उस विस्तृत क्षेत्र पे नहीं थी। वो केवल क्षेत्र विशेष में रहकर सीमित रह गई थी, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में। लेकिन अब जन राष्ट्रवाद में क्या होगा, पूरे भारत में आंदोलन होगा दोस्तों। व्यापक जन भागीदारी। दूसरी बात, अहिंसात्मक संघर्ष। गांधी जी आ रहे हैं, और गांधी जी कौन है, अहिंसा के पुजारी हैं, आप जानते हैं। सत्याग्रह, हिंसा नहीं बिल्कुल। तो ये अहिंसात्मक संघर्ष। सांस्कृतिक व राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग, राष्ट्रीय एकता की भावना, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सामूहिक आंदोलन। क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये है जन राष्ट्रवाद। और थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझना है तो मैं कंपैरिजन करके समझा देता हूं आपको कि राष्ट्रवाद और जन राष्ट्रवाद में क्या अंतर है दोस्तों। देखिए, अर्थ से समझिए आप, राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना, आम जनता की सक्रिय भागीदारी से विकसित राष्ट्रवादी आंदोलन, ये जन राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है, एक विचार भावना है, ये क्या है, एक जन आंदोलन है। भागीदारी की बात करें राष्ट्रवाद की, प्रारंभ में ये सीमित था, जिसमें शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, जबकि जन राष्ट्रवाद में व्यापक, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब आ गए इसमें। उसके बाद ये देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था राष्ट्रवाद, और 20वीं सदी में विशेष रूप से जन राष्ट्रवाद, क्योंकि गांधी जी के सारे आंदोलन इसी में होंगे। राष्ट्रवाद का नेतृत्व किसने किया था?
जो प्रारंभिक नेता थे, जिसमें हम कांग्रेस के नरम दल, गरम दल, है ना, बुद्धिजीवी वर्ग, जबकि यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे जन नेता। उदाहरण की बात करें, राष्ट्रवाद के क्या उदाहरण है? जैसे कांग्रेस की स्थापना। और जन राष्ट्रवाद के उदाहरण कौन से हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है? जन आंदोलन है बड़े, जिसमें सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें अधिकतर शहरी क्षेत्रों में था, जबकि ये शहरी ग्रामीण दोनों में था। ये केवल एक समझाने के लिए है कि आपको राष्ट्रवाद और जन राष्ट्रवाद में अंतर समझ में आया। क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक माइंड में पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि व्याख्याता का पेपर आप देने जा रहे हो। उम्मीद है मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जन राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद से किस प्रकार से डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की। ये किसके अनुसार अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों? एनसीईआरटी। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थियों के कमेंट भी मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर ये इनफ है क्या आपका कंटेंट? क्या आप सभी को समाहित कर रहे हो क्या? तो मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि ये कई किताबों का सार आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें आरबीएससी, एनसीईआरटी, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ इसमें मेंशन रहते हैं। और साथ में आप इन क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए और टेस्ट जरूर दीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध कर रखी है। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के अंग्रेजों के अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जनांदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? अब यहां से समझने की बात है मित्रों, ऐसा क्यों हुआ? जन आंदोलन क्यों हुआ? जन आंदोलन होने के कारण क्या है? ये बात अब कहेगी हमें एनसीईआरटी। यहां से समझ का क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, मैं पढ़ के सुना दूं। इसका उत्तर मिलेगा यहां से आपको कि जन आंदोलन क्यों हुआ। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। अब इन 3-4 लाइनों का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज भी दोस्तों हमारे घर में जब लाइट जाती है तो क्या कहते हैं हम कि देखना देखे पड़ोसी की ये घर में भी लाइट गई है क्या? हाँ गई है, हाँ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है? जब तक आफत सबके ऊपर नहीं आती ना, तब तक एक नहीं होते इंसान। आपने भी एक बात महसूस की होगी कि जब समस्या सबके ऊपर आती है तब फिर ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? विश्व युद्ध हुआ प्रथम, 1914 से लेके कब तक चला? ये 1918 तक। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन युद्ध में भाग ले रहा है, और ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? भारत है। भारत के भी लोगों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया, और युद्ध में भाग लिया जा रहा है तो फिर खर्चा तो होगा ना, डिफेंस में, हथियारों में, सेना के कपड़े बनवाने में, रहने खाने में, सब में खर्चा होगा। खर्चा हुआ ब्रिटेन का, अब वो खर्चा तो हमसे ही वसूला जाएगा ना। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यहाँ पे करों को बढ़ा दिया गया। पहले खून चूस रहे हैं, और खून चूसो भारतीयों का। समझ गए आप? तो कहीं ना कहीं सभी को भुगतना पड़ रहा है ना, सभी को कर ज्यादा देने पड़ रहे हैं, सभी की हालत खराब है। तभी तो भाई पूरा देश साथ में आएगा। अगर अकेले की समस्या होती तो फिर इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे होता? ये 4 लाइनें इसी बात को इंगित करती है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। भाई वो डिफेंस में खर्चा ज्यादा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए, मतलब भारतीयों पर, फिर क्या किया सरकार ने? निजी आय और
व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था तो लोग परेशान होने लगे। तो फिर जब आदमी परेशान होता है और सारे परेशान होते हैं तो फिर बड़ा आंदोलन होता ही है। फिर समझ में आ रहा है ना कि जन राष्ट्रवाद अब केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है, अब हर क्षेत्र में फैल रहा है। उसका रीजन है पहला ये, प्रथम विश्व युद्ध। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया। अब जो एसेंशियल गुड्स थी उनकी प्राइस भी बढ़ने लगी। पूछो कैसे? भाई ब्रिटेन भारत से कच्चा माल लेके जाता था, कपड़े वगैरह सारी चीजें यहाँ से जाती थी, मसाले वगैरह खाने की वस्तुएं। अब ब्रिटेन युद्ध में है दोस्तों, यहाँ के जो किसान हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं, भारतीय किसान। अन्न उग नहीं रहा खेतों में, डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई हो नहीं पा रही, तो फिर भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जबकि प्रोडक्शन भारत में उतना नहीं हो रहा, प्रभावित हो गया, उसके बावजूद ब्रिटेन में भी माल जा रहा है और यहाँ के लोगों की जो जितनी डिमांड थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर माल का प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। तो फिर बताओ, 1 लीटर दूध के 50 रुपए की जगह जब 150 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, तो फिर विद्रोह की भावना आएगी या नहीं आएगी? बताइए आप। समझ गए क्या कि जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया? इसको ऐसे समझो भाई, 50 रुपए में 1 लीटर दूध मिल रहा है, अब उसकी जगह 150 आपको देने पड़ जाए, तो फिर कि यार ये तो गलत ही हो रहा है और कैसे देंगे? तो फिर सब लोग एकजुट होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय में पढ़ चुके हैं, ये एनसीईआरटी की बातें हैं। अन्य देशों से भारत आने वाली आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, भारतीय व्यवसायिक, वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बोल के समझाई है। आप समझ गए क्या? तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा एक समझ का क्वेश्चन बन सकता है कि जन राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, उदय होने के कारण कौन से हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें इजीली आपको समझ में आएगी। ठीक है जी, वही सब कुछ इसमें आगे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ता ही है ना, कोई दूसरी जगह पे सेम ऐसा इवेंट घटित होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो रूस में ऐसी क्रांति हुई, उससे फिर भारतीय भी मोटिवेट हुए, फिर वही फिर कारवा बनता गया, है ना। तो ये इस तरीके से है, सारी बातें मेंशन है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था जन राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, थोड़ा सा समझने की बातें थी। अब देखिए, जन राष्ट्रवाद के उदय करने में जो सबसे बड़ा योगदान जो हमें मिलता है, जो किरदार हमारे सामने आता है, वो आते हैं महात्मा गांधी। 1915 में ये वापस लौटते हैं अफ्रीका से। मैं इनका पूरा जीवन आपको समझाने वाला हूँ। हम बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, इनके जन्म से कहानी को हम प्रारंभ करेंगे। और गांधी जी तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी भूमिका हर आंदोलन में आपको देखने को मिलेगी। तो क्यों ना थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करें। देखिए, गांधी जी को मैं 3 तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम जीवन, शिक्षा, परिवार, इनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इनकी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पे फिर इन्होंने कुछ संगठन स्थापित किए, जैसे नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, करेंगे इनकी बात जब हम अफ्रीका चलेंगे। फिर उसके बाद इनकी भारत वापसी हो जाएगी 1915 में। फिर ये सत्याग्रह करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह, सारी बातें समय पे आएगी। सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी तो समझें। हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आज आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगी, है ना। तो बने रहें बस आप शांति से क्लास में। जन्म से स्टार्ट करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ है गांधी जी का, आप सब जानते हैं। कहाँ पे जन्म हुआ? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी के पुत्र कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। अभी महात्मा मत कहिए, ये महात्मा तो ये उपाधि है जो इनको बाद में मिलेगी।
और गुजरात में एक ट्रेंड रहता है कि भी पिता का नाम साथ में आता है। इनका नाम तो मोहनदास ही था, लेकिन करमचंद इनके पिता का नाम है तो साथ में आता है, मोहनदास करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी के पिताजी थे उत्तम चंद गांधी। और ये क्या थे दोस्तों, पोरबंदर राजा के दीवान थे दोस्तों। ये इंडिया के मैप में यहीं पे आता है ना, पोरबंदर, गुजरात। वहाँ के राजा के ये दीवान थे। ऐसा कहते हैं कि इनका जो कार्य था ना, जो गांधी जी के जो पूर्वज हैं, इनका काम खेती से रिलेटेड था। तो ये उत्तम चंद गांधी दीवान थे, फिर इनके बाद ये दीवान बने, और इनके पुत्र हुए मोहनदास करमचंद गांधी। 1 2 3 4। करमचंद गांधी जी की 4 शादियां हुई थी दोस्तों। ये पहली पत्नी, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों पत्नियों की क्या होगी, मृत्यु। यानी कि इनकी चौथी शादी हुई, और उनका नाम था दोस्तों पुतली बाई। और पुतली बाई के ही पुत्र हुए कौन, मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको फिर महात्मा की उपाधि आगे मिलेगी, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सब बातें नहीं पूछी जाएगी, एक पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, अब इनका कोई जिक्र नहीं होगा एग्जाम में कि उत्तम चंद गांधी कौन थे, जानकारी के लिए आपको बताई जा रही। तो इनकी माता का नाम हो गया पुतली बाई। ठीक है जी। अब देखिए 1876 में हुई सगाई, फिर 1883 में हुआ गांधी जी का विवाह, 1885 में इनके पिताजी की होगी सर मृत्यु। विवाह किसके साथ हुआ, कस्तूरबा गांधी के साथ। और 1887 में इन्होंने की मैट्रिक पास, राजकोट गुजरात से। ये वर्ष याद नहीं करने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जीवन किस तरीके से स्टार्ट होता है। फिर सबसे पहले सगाई। अब देखिए सगाई और विवाह में कितना गैप है, 4 और 3 साल का गैप है सर। और वर्तमान में आज 7 महीने का गैप नहीं रख सकते, विवाद हो जाते हैं, है ना। पहले आप देखिए, खैर चलो ठीक है। 83 विवाह हो गया, और ये मैट्रिक पास कर ली इन्होंने राजकोट से। फिर उसके बाद ये कॉलेज में गए गांधी जी। कॉलेज का नाम है श्यामल दास महाविद्यालय, जो कि वही भावनगर गुजरात में था। अब इन्होंने सब कुछ इनका यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक ये रहे नहीं कॉलेज में, कुछ टाइम गए और इनको समझ में नहीं आया मामला। फिर उसके बाद इनके किसी रिश्तेदार ने, गांधी जी के किसी रिश्तेदार ने कहा कि भाई आप है ना वकालत की पढ़ाई करो, उसमें बढ़िया स्कोप है। गांधी जी के मन में भी कि भाई ठीक है, और बोला कि भी ब्रिटेन से करो आप ही। तो फिर गांधी जी अच्छे परिवार से थे, हैसियत रखते थे, तो कहते हैं कि भी 1888 में ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए ये। बम्बई से जहाज में बैठ गए और कहाँ पे उतरे, साउथ हैम्पटन, वहाँ पे पहुँच गए ब्रिटेन में। और यहीं पे दोस्तों इनर टेम्पल महाविद्यालय से 91 में बैरिस्टर की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। बैरिस्टर मतलब वही वकालत, वकील वाली पढ़ाई। ठीक है, तो ये वकील बन गए साहब गांधी जी। वहां पे गांधी जी ने दोस्तों ब्रिटेन में, ऐसा कहते हैं कि भाई इन्होंने नृत्य सीखने का भी प्रयास किया, डांस सीखने का, वायलिन बजाने का प्रयास किया, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे दोस्तों, ये सीख नहीं पाए। वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं अभी। 1890 में दोस्तों कहते हैं कि उसी समय वहाँ पे कोई एक शाकाहारी क्लब था, वेजिटेरियन क्लब था, उसको इन्होंने ज्वाइन किया, और वहाँ पर इन्होंने कई लेख लिखे वेजिटेरियन पत्रिका में। ठीक है जी। 91 में ये भारत आए। भारत आए, वकालत कर ली इन्होंने, बैरिस्टर उत्तीर्ण कर ली। पिताजी का नाम अच्छा था, दादाजी का नाम अच्छा था, तो काम मिल गया फटाफट आते ही। होता है ना भी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो उसको सेटअप मिल जाता है। तो भाई परिवार ठीक था, अच्छा था, जान पहचान थी, तो स्टार्टिंग में इनको काम मिल गया। राजकोट में, बम्बई में इन्होंने, गांधी जी ने कार्य किया, लेकिन बात बन नहीं पाई। प्रारंभ में काम तो मिल गया पिताजी की वजह से, लेकिन कोई विशेष बात, मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब कोई बढ़िया नहीं चल रहा था। ठीक है। फिर कहते हैं दोस्तों कि उसके बाद फिर अफ्रीका में, अफ्रीका से इनके पास ऑफर आता है वहाँ कोई केस लड़ने के लिए। फिर गांधी जी जाते हैं अफ्रीका, जो कि हमारा टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है ना,
दक्षिण अफ्रीका की यात्रा वो इसीलिए होगी क्योंकि वहां से इनको एक ऑफर मिलेगा, काम की इनको तलाश थी, यहाँ पे कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, तो फिर वहां पर ये दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने जाते हैं। किसका केस, क्यों, वो सब बताएंगे आपको अभी आगे कुछ समय के बाद। उससे पहले इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ये पुस्तक है और इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। इस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी बातें एक्सेप्ट की है गांधी जी ने। क्या, मांस भक्षण, मदिरा का भी इन्होंने सेवन किया है, यहाँ तक कि ये वेश्यालय तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि चोरी भी इन्होंने की थी, सोने का सामान भी इन्होंने चुराया था। लेकिन जब जब इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी सारी गलतियों को सुधारा। ये सब बातें इन्होंने, ये इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें इन्होंने मेंशन की है। दो भाई थे इनके, एक बहन थी, लक्ष्मीदास कृष्णदास रालिया बेन। टेंशन मत लेना, ये सब नहीं पूछेंगे परीक्षा में। दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको ध्यान में रखनी है। गांधी जी के चार पुत्र थे, एक का नाम था हरीलाल, मणिलाल, रामदास और एक था देवदास। देखिए जो ये हरीलाल जी हैं, ऐसा कहते हैं कि हरीलाल जी का गांधी जी से विवाद हो गया था 1911 में। ये ब्रिटेन जाना चाहते थे हरीलाल जी, और गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, वहाँ की संस्कृति हमारे लिए उचित नहीं है, मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ पे। लेकिन हरीलाल जी नहीं माने, तो फिर विवाद हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने गृह का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। और ऐसा कहते हैं कि 1930 के आसपास इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और अपना नाम भी क्या कर लिया था, अब्दुल्ला गांधी कर लिया था हरीलाल से। फिर बाद में आर्य समाजी वो बन गए थे। तो ये एक पुत्र थे इनके हरीलाल, गांधी जी के। एक पुत्र थे मणिलाल, जो आज भी इनके वंशज आज भी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, मणिलाल के। इनके एक पुत्र का नाम था दोस्तों रामदास, जिन्होंने मुखाग्नि दी थी इनको। और एक पुत्र थे देवदास। रामदास के ही एक रामदास के पुत्र थे कानू गांधी, यानी कि गांधी जी के पोते। और कानू गांधी की पत्नी का नाम था आबा गांधी। ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने अंतिम सांस आबा गांधी की गोद में ही ली थी। ये फोटोग्राफर थे कानू गांधी। गांधी जी जहाँ भी जाते थे तो कानू गांधी फोटो वगैरह लिया करते थे, इनके पास ही था ये अधिकार फोटो लेने का। समझ गए आप। तो ये गांधी जी के बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। अब ज़्यादा लोड मत लेना, ये सब बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि हरीलाल मणिलाल, ये केवल आपको एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि गांधी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया आज के सेशन में। अब हम रुक करेंगे नेक्स्ट सेशन में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की तरफ, कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं गांधी जी। गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। फिर वहां पे गांधी जी किस प्रकार से सत्याग्रह करते हैं, कैसे लड़ते हैं, सारी बातें आपको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है आपने, तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें। और ये जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के 17 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप टेस्ट दें। ठीक है, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। गांधी जी अफ्रीका जाएंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर किस प्रकार से गांधी जी सत्याग्रह करेंगे, असहयोग आंदोलन चलेगा। बहुत कुछ शानदार तरीके से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ गलत लगा है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, और बाकी चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।